हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश और हम लोग पढ़ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट जो हमारा यूनिट 2 का टॉपिक है, उसमें हमें किस किस तरह का स्टडीज़ और किस किस तरह का सर्वेज करना होता है। अब हम उसी सर्वेस को, जो हम इंजीनियरिंग सर्वे जो हमने पढ़ा था एक टॉपिक, उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट था हमारा मैप स्टडी। मैप स्टडी क्या बोला था मैंने कि किसी भी एरिया में अगर हम लोग रोड प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो उस एरिया का टोपोग्राफिकल मैप अगर हम लोग स्टडी कर लेते हैं तो हमको बहुत कुछ पता चल जाता है उस एरिया के टेरेन के बारे में, उस एरिया के लैंड के बारे में। ठीक है, टोपोग्राफी मैप एक्चुअली होता क्या है? टोपोग्राफी मैप जो होता है वो उस किसी भी एरिया के ज़मीन के ऊपर नीचे जो उसका ये है फीचर्स है उसको बताता है। मतलब कि कहाँ पे ज़मीन कितनी ऊंची है, कहाँ पे ज़मीन कितनी नीची है, कहाँ पे खाई है, कहाँ पे हिल है, कहाँ पे नदी है। तो ये सब सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक टोपोग्राफिकल मैप में होता है। तो हमें अगर किसी एरिया का टोपोग्राफिकल मैप मिल जाता है तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि भाई हमको अगर रोड प्लान करना है तो हमको किस किस डायरेक्शन से हम लोग रोड प्लान कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट जिसका फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो हमको रोड प्लान करने में बहुत, उसका जो अलाइनमेंट है, उसका जो रूट है वो प्लान करने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। मदद के साथ साथ हम लोग अपने बहुत सारी दिक्कतों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें किस एरिया में किस तरीके का फीचर है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलान है, यहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचा है, हम लोगों ने रूट प्लान कर दिया नीचे से ऊपर चढ़ने का, लेकिन हमको पता चला अरे बाबा ये तो बहुत ज़्यादा चढ़ान है, वो सीधा सीधा ऐसा चढ़ नहीं सकता, हमको ऐसा ऐसा जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमको टोपोग्राफी मैप से इजीली पता चल जाती है। अगर एरिया बहुत बड़ा है हमारा, किसी भी जैसे रूट हमारा रोड का बहुत बड़ा है, तो ख़ास करके टोपोग्राफिकल मैप बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि छोटा एरिया है, छोटा रोड है, तो शायद हम घूम के देख के पता भी कर सकते हैं। लेकिन मैप जो है, जो टोपोग्राफिकल मैप है, वो हमको एक ओवरव्यू आइडिया एक साथ ही दे देता है कि हम इस रूट को कैसे प्लान कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये है मैप स्टडी। मैप स्टडी में इफ़ टोपोग्राफिकल मैप ऑफ एन एरिया इज़ अवेलेबल, अगर किसी एरिया का टोपोग्राफिकल मैप हमारे पास उपलब्ध है, available, main features like rivers, hills, valleys, etc. can be located easily and several possible routes can be planned। जो मैंने आपको अभी बताया वो यही बोल रहा है कि अगर हमको टोपोग्राफिकल मैप हमारे पास किसी एरिया का होगा तो हमको जो मेन फीचर्स है उस एरिया के, जैसे रिवर है, मेन फीचर्स में रिवर आ गया, हिल आ गया, वैलीज आ गया, खाई, पहाड़, पठार, जो भी है टेरेन, वो सब हम लोग इजीली लोकेट कर सकते हैं और बहुत सारे पॉसिबल रूट्स को हम लोग प्लान कर सकते हैं कि रोड ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, बहुत जितने पॉसिबल रूट्स हैं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये वही कह रहा है। अब क्या बोलता है कि द प्रोबेबल अलाइनमेंट कैन बी लोकेटेड ऑन द मैप फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स अवेलेबल ऑन द मैप। कह रहा है कि संभावित अलाइनमेंट उस रोड का, कि उस रोड में, मतलब अगर कोई रोड प्रोजेक्ट है, हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है, तो हमारे पास बहुत सारा तरीका होगा वहाँ पे पहुँचने का। तो क्या क्या संभावित अलाइनमेंट हो सकता है, उसका रूट हो सकता है जो कि हम ले सकते हैं किस चीज़ के लिए, वो एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँचने के लिए, और उससे निम्नलिखित डिटेल्स जो है, इंफॉर्मेशन जो है हम लोग को मैप पे अवेलेबल मिलेगा, जिसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या है भाई? सबसे पहला बोलता है कि अलाइनमेंट अवॉइडिंग वैलीज, पॉन्ड्स और लेक्स। मतलब अगर हमको अलाइनमेंट करना है, अलाइनमेंट मतलब समझिए उसका रूट,
मैं बार बार अलाइनमेंट बोल रहा हूँ, फिर रूट बोलता हूँ। अलाइनमेंट मतलब कि रोड कैसे कैसे जाएगा, उसका रूट क्या क्या रहेगा। तो हम ऐसा रूट प्लान कर सकते हैं जो जहाँ पे खाई, नदी, पौंड, तालाब, झरना, ये सब चीज़ें उसको अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि उसके थ्रू हम लोग रोड निकाल दें। अगर उसके थ्रू निकालेंगे तो हमको हैवी हैवी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो टोपोग्राफिकल मैप से हम लोग इन सब चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं और इनको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि व्हेन द रोड हैज़ टू क्रॉस अ रो ऑफ हिल्स और माउंटेन्स, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग थ्रू अ माउंटेन पास। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ से हमको पहाड़ या पठार जो है, या पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हमको गुजरना है, उनसे होके गुजरना है एक जगह से दूसरे जगह के बीच में। ठीक है। तो क्या है कि हर माउंटेन में या हिल में कहीं ना कहीं एक पास होता है। पास मतलब जहाँ से हम पास कर सकते हैं। मतलब दो पहाड़ है, सपोज कीजिए कि ऐसा ऐसा पहाड़ होता है, देखते हैं ना, ऐसा होता है। तो इसमें ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया इधर से पास होता है, मतलब वहाँ पे ज़मीन जो है नीचा होता है। ठीक है। ज़मीन पे चल के जाने का हमें, क्योंकि ये सब बहुत स्टीप स्लोप होता है, ये जो है ये सब स्टीप स्लोप होता है। तो हमको ऐसे घूम के ऐसे एक रास्ता रहता है। पास वही इसी को बोलते हैं। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पास किसको बोलते हैं। दो पहाड़ के बीच में या दो पहाड़ियों के बीच में जो एक रास्ता होता है, जो ग्राउंड लेवल के, जिस पे हम लोग चल के जा सकते हैं। ग्राउंड, भूमि ज़मीन से बहुत नज़दीक रहता है, वो ग्राउंड लेवल से ऐसे घूमते हुए हम लोग पहाड़ को निकल सकते हैं। उसका जो चढ़ान है उसको पास करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे नीचे नीचे ही हम लोग उसको पास कर सकते हैं। ठीक है। तो उस जगह को अगर हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप रहेगा तो उस जगह को हम लोग खोज सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग रोड का अलाइनमेंट कर सकते हैं उसी रास्ते से, कि जिस रास्ते से उसका पास है। ठीक है। व्हेन द रोड हैज़ टू क्रॉस अ रो ऑफ हिल्स, जब किसी रोड को एक पहाड़ी या माउंटेन्स का रो, मतलब कतार, मतलब एक उससे पास करना पड़ा रेंज से, तो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग थ्रू अ माउंटेन पास। तो हम लोग ये ढूंढेंगे कि कितना संभावना है कि एक माउंटेन पास हमको मिल जाए और उससे हम लोग क्रॉस कर सकें। अगर नहीं मिलेगा तो हमको पहाड़ काट काट के ऐसा गोल 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 वहाँ पे रास्ता बनाना पड़ेगा। ठीक है। अभी चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। वो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ ब्रिज साइट फॉर क्रॉसिंग रिवर अकॉर्डिंग रिवर अवॉइडिंग बेंड ऑफ द रिवर इफ एनी। देखिए अब क्या है कि मान लीजिए कि हमने पहला पॉइंट में बोला कि हम वैली, रिवर, लेक वगैरह अवॉइड करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमको किसी नदी के पार ही जाना पड़े, जैसे हमारे दो जगह है जिसके बीच में नदी आ ही रही है क्रॉस, ठीक है, और हमको पार करना ही करना है। ठीक है। तो जब वैसा सिचुएशन आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे उसका जो तट है दोनों, ठीक है, वो तट जो है वो सबसे कम है। ठीक है। तो जहाँ तट सबसे कम होगा वहाँ हमको छोटा ब्रिज बनाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जहाँ तट कम होगा वहाँ पे हम लोगों को छोटा ब्रिज बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग बहुत बड़ा एरिया में, ऐसा मान लीजिए हम लोग रैंडमली कुछ रोड बना दिए, पता चला उस वहाँ पे तो यहाँ 5 किलोमीटर का ब्रिज बनाना पड़ रहा है, तो वो ज़्यादा फिजिबल है। ये हम बोलेंगे कि चलो देखो सबसे पहले छोटा कहाँ है, हाँ भाई यहाँ पे 2 किलोमीटर बनाना पड़ेगा। अब हम लोग ये रोड के किनारे किनारे जाके पहले वहाँ पहुँचें, वहाँ से क्रॉस करें और फिर वहाँ से इधर आ जाए। प्रोबेबल कम खर्चे वाला रास्ता है, राइट। तो ये वही बोल रहा है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट लोकेशन हम लोग ढूंढ सकते हैं। अगर हमारे पास टोपोग्राफिकल मैप होता तो ऐसा लोकेशन हम लोग ढूंढ सकते हैं जहां हम लोग ब्रिज बनाने में हमको सबसे कम मेहनत, सबसे कम पैसा लगे रिवर को क्रॉस करने के लिए। उसके साथ साथ हम लोग रिवर में बेंड क्या होता है रिवर का, जहाँ से रिवर अपना डायरेक्शन चेंज करती है। ठीक है। बेंड इस जगह को बोलते हैं बेंड इन रिवर। जो होता है वो ऐसा जगह है जहाँ से अपना वो रास्ता
चेंज करता है। तो बेंड जो है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है एक्चुअली देखा जाए तो। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, आप देखे होंगे यहाँ गंगा नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, तो वहाँ एक बेंड क्रिएट हो गया। तो बेंड के जगह पे हम लोग किसी भी तरह का स्ट्रक्चर बनाना अवॉइड करते हैं। ऐसा क्यों है? आप लोग वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे तो इस चीज़ का आपको पता चलेगा कि जो बेंड होता है वहाँ पे जो नदी जो कटती है, ऐसा घूमती है, तो वहाँ पे सॉइल डिपॉजिट होते चला जाता है। ठीक है, सॉइल डिपॉजिट होते चला जाता है। और देखिए, मान लीजिए कि ऐसा एक नदी है, ये यहाँ से बेंड हो गया। ठीक है, हमने यहाँ बना दिया ब्रिज। ठीक है, नदी क्या करती है कि जब वो बेंड लेती है तो अपने इस एज पे यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट करते जाती है। ठीक है, ठीक है, सॉइल डिपॉजिट करते जाती है, एलुवियल सॉइल। तो जब भी ऐसा होते जाता है तो क्या होगा, ये जो तट है, ये जो इसका नदी का किनारा है, वो कुछ साल में ये ऐसा होके ऐसा हो जाएगा। और ये वाला जो है वो उसके फ्लो के हिसाब से ऐसा हो जाएगा, इधर काटेगा और इधर भरेगा, इधर काटेगा और इधर भरेगा, इधर कट जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो ब्रिज का जो पर्पस है, पर्पस क्या था, इस पार से इस पार जाने का। अब क्या हो गया, ब्रिज यहीं पे ख़त्म हो गया कुछ दिनों के बाद में। ठीक है, ब्रिज जो है कुछ दिनों के बाद में पता चला कि ब्रिज छोटा गिर गया, है ना। कुछ दिनों मतलब 1-2 साल में नहीं होता है, 15-20 साल में ऐसा होता है। तो हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो 100 साल सोच के बनाते हैं। तो अगर 10-15 साल में, यही चीज़ हुआ है गंगा नदी में, यही चीज़ हुआ है गंगा नदी में कि गंगा नदी का रास्ता चेंज हो गया, एक तरफ काटते गया, एक तरफ भरते गया, बेंड हुआ है वहाँ पे, है ना। तो दियर का क्षेत्र जहाँ पहले पानी था वहाँ पे बंजर है, जहाँ पे बंजर नहीं था, जहाँ पे पहले इस्टेब्लिशमेंट था वहाँ पे अब पानी है। तो इस तरीके से बेंड जो है हम लोग अवॉइड करते हैं कि हमारे इसमें बेंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट है, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है। व्हेन अ रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 2 स्टेशंस, अगर 2 पॉइंट है, 2 स्टेशन है, 2 स्टेशन मतलब जो जगह, उनके बीच में हमको रोड बनाना है, वन ऑफ द टॉप एंड द अदर एट द फुट हिल, एक टॉप पे है और एक बॉटम हिल पे है, एक टॉप पे है और एक बॉटम हिल पे है। ठीक है, देन ऑल्टरनेट रूट्स कैन बी सजेस्टेड कीपिंग इन व्यू द रूलिंग ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है? रूलिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है एक ऐसा स्लोप जो जिसके हिसाब से हमको रोड को डिज़ाइन करना है। ठीक है, आप लोगों ने जब सर्वे पढ़ा होगा तो उसमें जब हिली एरियाज का सर्वे पढ़ा होगा, स्लोप वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको पता चला होगा रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। रूलिंग ग्रेडियंट मतलब देखिए, वो कहता है कि रूलिंग ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट कैसा है कि आप अगर हम अगर बोलते हैं कि रूलिंग ग्रेडियंट है 1/20, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप जब 20 मीटर या 20 किलोमीटर, मीटर में समझिए, 20 मीटर अगर आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो उसमें आपको 1 मीटर हाइट मिलेगा, मतलब कि आपका जो स्लोप होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, तो रूलिंग ग्रेडियंट ऐसा एक ग्रेडियंट है जिसके हिसाब से हम लोग रोड डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कंफर्टेबल ग्रेडियंट है, मतलब जिसमें हमको गाड़ी चढ़ाने में या चढ़ने में किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होगा। तो जो IRC है, IRC के हिसाब से रूलिंग ग्रेडियंट डिफाइंड है कि किस तरीके का केस में कैसा रूलिंग ग्रेडियंट हमको रखना है। तो वही बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि 2 स्टेशन है, एक हमको हिल स्टेशन पे जाना है कहीं से नीचे से, तो हमारे पास अगर मैप होगा तो हम ये बता सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारा रूलिंग ग्रेडियंट 1/20 है, तो हम कौन सा रास्ता अपनाएंगे कि हमको ये रूलिंग ग्रेडियंट अचीव कर पाए। ऐसा नहीं हो कि हम एकदम ऐसा सीधा चले जाए, नहीं, सीधा चलेंगे तो ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो
हम ऐसा जाते हैं कि हम ऐसे मान लीजिए 1/20 आपका रूलिंग ग्रेडियंट है, तो हम ऐसा जाएंगे कि हम 20 मीटर अगर हम चलें ऐसा, तो हमको 1 मीटर हाइट मिले। तो इसी स्लोप से हम ऐसे ऐसे, तो हम किस रास्ते को अपनाएंगे, किस तरीके से पहाड़ काटेंगे, वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल पॉइंट है मैप स्टडी का। टोपोग्राफी मैप से हमको क्या पता चलता है? हमको वहाँ का नदी, नाला, पहाड़, ये सब के बारे में जानकारी मिलती है। अगर कहीं माउंटेन है तो उससे पास के थ्रू हम रोड प्लान कर सकते हैं, बहुत सारा अल्टरनेटिव रूट प्लान कर सकते हैं उसका फीचर्स के हिसाब से। प्लस हम लोग रिवर में अगर ब्रिज कहीं बनाने की नौबत आई तो हम लोग उसका लोकेशन तय कर सकते हैं, उसका बेंड कहाँ है रिवर का, वो हम लोग देख के वो बेंड अवॉइड कर सकते हैं। अगर पहाड़ से ऊपर से नीचे आना है तो उसका रोलिंग ग्रेडियंट डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और टोपोग्राफी मैप में मैक्सिमम कॉन्टूर्स वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, कॉन्टूर्स के हिसाब से सब पता चलता है कि किस तरीके का स्लोप है, कहाँ पे किस तरीके का ये है। कॉन्टूर्स आप लोगों ने सर्वेइंग में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जितना ज़रूरत है कि कॉन्टूर्स से कैसे हमको समझ में आता है कहाँ पे खाई है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे किस तरह से ज़मीन का स्लोप जा रहा है। ये सब चीज़ें हमको कॉन्टूर से पता चल जाती हैं। तो टोपोग्राफिकल मैप में कॉन्टूर्स भी होते हैं और क्या इंडिकेशंस, एलिवेशन के हिसाब से कलर कोडिंग वगैरह किया जाता है कि कौन सा पार्ट किस तरफ स्लोप बढ़ रहा है, किस तरफ स्लोप कम हो रहा है, और कॉन्टूर भी होता है उसमें। ठीक है, तो ये मैप स्टडी का पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्टेप पे, जो मैप स्टडी करने के बाद। अब मैप में हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोगों ने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जितना भी पॉसिबल रूट था जो हो सकता था उस जगह से इस जगह पहुंचने के लिए, वो हम लोगों ने पूरा निकाल लिया कि बाबा इतने इतने तरीक़ों से हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। तो रूट डिफाइन हो गया, मान लीजिए 10 तरह का रूट हम लोग डिफाइन कर लिए। अब उस 10 में से 10 पे तो रोड बनेगा नहीं, अब हम लोग वहाँ से छांटना चालू करेंगे कि कौन सा रूट, कंपैरिजन करेंगे कौन सा रूट में कितना खर्च है, कौन सा रूट में कितना मेहनत है, कौन सा रूट किससे ज़्यादा इकोनॉमिकली अच्छा है, किससे ज़्यादा फिनेंशियली अच्छा है, इस तरीके एस्थेटिकली कितना अच्छा है। तो ये सब चीज़ करते करते छाटते हम लोग फाइनल अलाइनमेंट में पहुंचते हैं। और छांटने के ही प्रोसेस में हम लोग सर्वे का जो लेवल है वो ऊपर करते जाते हैं। ये हमारा सबसे लोअर लेवल ऑफ सर्वे हो गया। सर्वे क्या है? ये स्टडी है। ठीक है, अब स्टडी करने के बाद हम लोग सबसे बेसिक सा हम लोग एक सर्वे करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्निसेंस सर्वे। रिकॉग्निसेंस सर्वे बेसिकली होता क्या है? रिकॉग्निसेंस सर्वे जो है वो एक जनरल किसी भी जगह पे अगर हमको कुछ काम करना है तो वहाँ पे जनरली जैसे हम जाए, घूमें, एक मुआयना करें, जिसको पूर्व निरीक्षण भी बोलते हैं, पूर्व निरीक्षण करें, तो हमको जो जो चीज़ समझ में आता है, हम जैसे मैप में हमको मैक्सिमम चीज़ें पता चल गई, लेकिन बहुत सारा चीज़ जो मैप में मिसिंग है, जैसे कुछ नया, कुछ वहाँ बिल्डिंग बन गया या नया कुछ जगह बस गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो टोपोग्राफिकल मैप में मिसिंग होती है कई बार, क्योंकि वो टोपोग्राफिकल मैप हर बार मतलब लंबे लंबे अंतराल पे चेंज होता है। तो रिकॉग्निसेंस सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस जगह पे जाते हैं और जाने के बाद वहाँ के जो भी डेटा मिसिंग है वहाँ का एक मुआयना करते हैं, एक सर्वे पार्टी बनती है और वहाँ जाके उसका मुआयना किया जाता है। और मुआयना करने के बाद हमको जो डिटेल्स हाथ लगता है उस डिटेल्स को हम लोग उसी मैप पे क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि देखिए ऐसा 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 है, ये सब नया डेवलपमेंट है या ये सब चीज़ें जो हैं उस मैप में नहीं दिख रही थी, वो ये सारे डिटेल है वो फिज़िकली जाके देखा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रिसीजन वाला काम नहीं है, बहुत इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता है, प्रिसीजन से काम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम तुरंत लेके गए और सेट ही कर, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन बहुत सारे हैं। 10 रूट मान लीजिए हम लोगों ने प्लान करके चला है कि मैप स्टडी से हमको पता चला कि 10 तरीके का रूट हम लोग बता सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे। वो 10 में जाके सबसे पहले हम लोग रिकॉग्निसेंस सर्वे करते हैं और उसके बाद हमको पता चलता है कि क्या हम रख सकते हैं, कौन सा रूट पे आगे बढ़ सकते हैं, कौन सा रूट पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये कैसे किया जाता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले रिकॉग्निसेंस सर्वे क्या होता है? इट इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस। ये दूसरा स्टेज है, पहला स्टेज क्या था? मैप स्टडी। तो द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरिया इज एग्जामिन्ड बिफोर डिसाइडिंग द मोस्ट फिजिबल रूट्स
फॉर डिटेल्ड स्टडी। कह रहा है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक, देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है ना, जनरल, बहुत स्पेसिफिक नहीं, बहुत एक्यूरेट नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है एरिया का वो देखा जाता है, एग्जामिन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है उनका। हाँ, बिफोर डिसाइडिंग द मोस्ट फिजिबल रूट्स फॉर डिटेल स्टडीज, डिटेल स्टडी में जाने से पहले मान लीजिए जो मैंने आपको बताया कि 10 रूट है, तो 10 रूट से 10 में डिटेल में तो काम होगा नहीं, तो उनका पहले एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है वो 10 रूट का, ठीक है, और उसमें से जो मोस्ट फिजिबल होगा उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसको करने के लिए उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है, का निरीक्षण किया जाता है। सिंपल सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू कलेक्ट रिलेवेंट डिटेल्स रैपिडली, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं, सिंपल सर्वे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जो रिलेवेंट डिटेल, मतलब जो हमारे काम के लायक डिटेल है उसको रैपिडली, जल्दी से जल्दी उसको कैप्चर करता है, जल्दी उसको डिटेल को कलेक्ट करता है, विच आर नॉट अवेलेबल इन द मैप, जो मैप में नहीं है, ठीक है, तो उनको वहाँ से कलेक्ट करता है और मैप में उसको प्लॉट किया जाता है कि हाँ चलो यहाँ पे ये था, यहाँ मिसिंग है, यहाँ पे ये था, यहाँ मिसिंग है। तो ये करके हम लोग उसका सिंपल सर्वे इंस्ट्रूमेंट से सारा रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करते हैं। बोलता है द फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिटेल्स टू बी कलेक्टेड ड्यूरिंग रिकॉग्निशंस, मतलब ये जो पूर्व निरीक्षण जो हम लोग कर रहे हैं रिकॉग्निशंस, उसमें ये फॉलोइंग डिटेल्स हैं जो कि हमको कलेक्ट करने हैं। ये टोटल 6-7 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 4 मैंने आपको दिखाया अभी, उसके बाद हम लोग 2 और देखेंगे कि क्या है। तो ये सारे डिटेल्स हैं जो हमको कलेक्ट करने होते हैं रिकॉग्निशंस के दौरान। तो क्या डिटेल कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं कि करके नजर डालते हैं। पॉइंट नंबर 1, valleys, ponds, lakes, marshlands, ridge, permanent structures and other obstructions along the route which are not available in the map। बात वही है जो मैप में रह गया। अब जैसे वैली है तो वैली तो खैर चेंज नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे खाई नहीं था कल को खाई हो गया, कम चांस है। लेकिन तालाब, मार्शी लैंड, रिज, रिज समझते हैं ना, रिज क्या होता है, स्लोप। जैसे मान लीजिए किसी ज़मीन का स्लोप 10 साल पहले ऐसे था, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ या सॉइल इरोजन हुआ, तो मान लीजिए कि ऐसा देखिए कि मान लीजिए कि किसी का कहीं स्लोप ऐसे था, ऐसे ज़मीन जा रही थी और इधर ऐसे जा रही थी, तो इसको बोलते हैं रिज, ठीक है। ऐसा लाइन रिज लाइन बोलते हैं उसको, ऐसा लाइन जिससे जहाँ से ज़मीन का स्लोप डिवाइड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा था 10 साल पहले, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे सॉइल इरोजन हो गया और रिज लाइन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, तो अब ये कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया और ये ऐसा नहीं, तो रिज लाइन यहाँ पे आ गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो उस डिटेल में चेंज हो सकती हैं। उसके अलावा क्या चेंज हो सकता है, परमानेंट स्ट्रक्चर। परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है, मान लो कहीं पे बिल्डिंग बन गया, कहीं पे दूसरा भी कोई रोड आ रहा है वो बन गया हो, या ब्रिज बन गया हो, टावर्स बन गए हो, तो ये सब चीज़ें भी मायने रखती हैं। और अदर ऑब्स्ट्रक्शन में बहुत सारा चीज़ आता है। अदर ऑब्स्ट्रक्शन में कुछ भी हो सकता है, मतलब फैक्ट्री नया डल गया हो, ठीक है, कोई कहीं पे बाढ़ आ गया था तो बहुत ज़मीन कट गया है, इस तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सब चीज़ें हमको उसमें प्लॉट करना होता है, ठीक है। वैली, लेक तो 1 दिन में या 10 दिन में, 20 साल में, 10 साल में तो नहीं बनता, उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, बट फिर भी पॉन्ड्स, मार्शी लैंड, रिज, परमानेंट स्ट्रक्चर और अदर ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसका हमको निरीक्षण करना होता है और उस मैप में प्लॉट करना होता है, जो कि मैप में अवेलेबल नहीं है। जो मैप में अवेलेबल है ठीक है, जो नहीं है उसके बारे में हमको देखना होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट, लेंथ ऑफ ग्रेडियंट एंड रेडियस ऑफ कर्व्स ऑफ अल्टरनेट अलाइनमेंट्स। कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट मतलब वो जो स्लोप है, मान लीजिए कहीं पे ग्रेडियंट आ रहा है तो उसका अप्रोक्सीमेटली
क्या वैल्यू होगा, किस, जैसे 1/20 मैंने अभी आपको बताया, 1/10 है, 1/20 है, 1/30, किस तरीके का स्लोप है, ठीक है, उसका लेंथ क्या है, मतलब कितने दूर तक ऐसा स्लोप है, ठीक है। फिर रेडियस ऑफ कर्व्स क्या है, अगर मान लो कि कहीं से ऐसा टर्निंग हो रहा है रेड, तो उसका किस रेडियस से टर्न हो रहा है रोड, किस रेडियस से टर्न हो रहा है, ऑफ ऑल्टरनेटिव अलाइनमेंट्स, मतलब सारे अलाइनमेंट्स का ये सब चीज़ें चेक किया जाता है, ठीक है, सारे अलाइनमेंट्स का, और उसके हिसाब से हम लोग को छाटा जाता है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा ये नहीं, इसका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, इससे कम इस सब का है, तो चलो इसको लेते हैं, हाँ चलो ये 10 में से मान लो 8 छट गया रेडियस के ऊपर, ठीक है, 8 बचा, 2 छट गया, ठीक है, रेडियस छट गया, चलो भाई एक आधा पहले ही छट गया था क्योंकि वहाँ पे मार्शी लैंड आ रहा था, ठीक है, तो हमारे पास बचा 7। अब 7 में से हम लोग देखें कि ठीक है, 7 में से इसमें रेडियस ऑफ कर्व जो है, कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्व्स, उसमें से ये 2 में बहुत ज़्यादा है, इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा ऐसा टर्न लेना, ठीक है, तो 2 और छट गया, तो बचा 5। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे, ठीक है, थर्ड पॉइंट पे। अब नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये इमेज देख रहे हैं, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी रोड अलाइनमेंट के अक्रॉस पानी या ड्रेनेज का जो ये है सुविधा है वो पास करते हैं, इससे इस बीच में कोई रोड हो गया, ब्रिज हो गया, या कि रेलवे का ट्रैक हो गया, तो उसके इस तरफ से इस तरफ जो स्ट्रक्चर ड्रेनेज या पानी को लेके जाता है उसको क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स, मैक्सिमम फ्लड लेवल एंड नेचुरल ग्राउंड वाटर लेवल अलोंग द रूट्स। ये थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि ये 3 चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है जो पानी से रिलेटेड है। एक तो क्या है, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है, ठीक है, दूसरा है मैक्सिमम फ्लड लेवल क्या हो रहा है, और तीसरा जो है नेचुरल ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, ठीक है, नेचुरल ग्राउंड वाटर लेवल। तो ये क्यों देखना है, सबसे पहले तो ये इसलिए देखना है कि बाबा अगर हमारा रोड किसी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर से गुजर रहा है या किसी ऐसी जगह से गुजर रहा है जहाँ से पानी, मतलब ड्रेनेज का कोई ये जैसे कनाल हो गया या कलवर्ट हो गया या इस तरीके का कोई चीज़ जा रहा है, तो वहाँ पे हमको क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि इस तरफ से इस तरफ पानी करने के लिए। तो हमको कितना वैसा बनाना पड़ रहा है किस रूट पे, मान लीजिए 5 रूट हमारा बचा था, 5 में से हमको दिखा कि बाबा 1 नंबर में 2 बनाना पड़ा, 2 नंबर में 4, 3 नंबर में 1, 4 नंबर में 5, ऐसा ऐसा करके बनाना पड़ रहा है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का और किस तरीके का और कितने नंबर्स में क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ रहा है, उसके बेसिस पे फिर हम लोग छाटना शुरू करेंगे। फिर ये देखेंगे कि मैक्सिमम फ्लड लेवल क्या है। ऐसा नहीं है कि हम रोड बना दें कहीं पे और वो रोड जो हमारा अभी तक जितना फ्लड आया था इस एरिया में, जितना भी बाढ़ आया था, बाढ़ का पानी का लेवल होता है, तो बाढ़ के पानी के लेवल से हमको रोड हमेशा ऊंचा रखना है ताकि बाढ़ के समय रोड हमारा डूबे नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लड लेवल जो है वो हम लोग देखते हैं कि बाबा हमारा जो उसका जो ये है आरएल है, रेड्यूस लेवल, या जो क्या बोलते हैं डेटम से, उसका आरएल और हमारा जो रोड का आरएल है वो ज़्यादा होना चाहिए, रोड का आरएल ज़्यादा होना चाहिए। इससे रेड्यूस लेवल आपने सर्वे में पढ़ा होगा कि किसी भी पॉइंट का डेटम से जो हाइट होता है उसको आरएल बोलते हैं, रेड्यूस लेवल। तो वहाँ से वहाँ का हमेशा इसलिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि फ्लड के समय में रोड डूबे नहीं। और वो कैसे पता चलता है, हमारे हिस्ट्री में जितना भी फ्लड उस एरिया में आए हैं उस सब का जो सबसे मैक्सिमम फ्लड का लेवल होगा उसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि नेचुरल ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, पानी का नीचे का लेवल क्या है, बहुत ज़्यादा पानी का लेवल ऊपर तो नहीं है, अगर वो होगा तो हमारा रोड का स्ट्रक्चर जो है, रोड हम बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगा, पेवमेंट, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो भी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिलेगा। तो रोड पे जो नेचुरल ग्राउंड वाटर का लेवल है वो चेक करते हैं। तो पानी से रिलेटेड ये सब तीन चीज़ें चेक की जाती है किसी भी रोड के सारे ऑप्शंस को
हमको अगर जज करना है कि कौन सा ऑप्शन में क्या है। अब क्या है, किसी ऑप्शन में कलवर्ट ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, तो उसका फ्लड लेवल, मैक्सिमम फ्लड लेवल बहुत नीचे होगा। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग अब 5 में से छाट वाट के कम से कम 2-3 बचता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। क्या बोलता है कि ठीक है, पानी हो गया, गड्ढा वड्ढा सब हो गया, ग्रेडियंट हो गया, स्लोप हो गया। चौथा बोलता है उसका मिट्टी कैसा है। अब जो बचा हुआ 3 है उसमें हमको ये देखना है कि भाई मिट्टी कैसा है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों ने एक बार और पढ़ा था, पहले ही लेक्चर में बताया था मैंने कि इंजीनियरिंग सर्वे में सॉइल टाइप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि सॉइल अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है या सैंडी सॉइल है, ठीक है, इस तरीके के सॉइल्स अगर वहाँ पे होंगे तो रोड हमारा जो है वो बनेगा और तुरंत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अगर रोड को हमको कंटिन्यू अच्छा रखना है तो हमें वहाँ का सॉइल टाइप देखना होगा और सॉइल टाइप के हिसाब से हमको पेमेंट डिज़ाइन करना होगा। अगर हमने सॉइल टाइप नहीं देखा, अपने मन से कुछ भी पेमेंट बना दिया, वो कभी भी मेंटेन नहीं रहेगा, तो हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व नहीं होगा। तो सॉइल टाइप अलोंग द रूट्स फ्रॉम फील्ड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ जियोलॉजिकल फीचर्स। तो सॉइल टाइप हम लोग, सॉइल टाइप जो है वो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और बहुत सारे टेस्ट होते हैं वहाँ पे। और ऑब्जर्वेशन, आसपास के जो ज्योग्राफिकल फीचर है, जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे पहाड़ है तो पहाड़ी मिट्टी होगा, अगर नदी है तो एलुवियल सॉइल होगा। तो इस तरीके से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह का मिट्टी होगा और उसके बाद कुछ टेस्ट भी करते हैं उस मिट्टी को पहचानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कि भाई रिकॉनेसेंस में हम लोगों ने वहाँ का फीचर्स देख लिया, गड्ढा गुड्डी क्या है, कहाँ मार्शी लैंड है, क्या है, कहाँ स्ट्रक्चर है वो देखा, फिर उसका स्लोप कैसा है, ग्रेडियंट कैसा है, ठीक है, कर्व कैसा है वो देखा, उसका ज्योमेट्रिकल फीचर्स, फिर पानी के हिसाब से देखा कि क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ग्राउंड वाटर लेवल, फ्लड लेवल, फिर मिट्टी के हिसाब से देखा। तो ये 4 पॉइंट है रिकॉनेसेंस में, और 2 पॉइंट है उसको मैं अभी पढ़ाता हूँ। पहले आप लोग ये सारा पॉइंट नोट कर लीजिए फटाफट, और उसके बाद हम लोग रिकॉनेसेंस में और 2 क्या चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने 5th पॉइंट पे पढ़ते हैं कि 5th पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि द सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल्स, वाटर एंड लोकेशन ऑफ स्टोन क्वेरीज। मतलब कि हम लोगों ने जहाँ से शुरू किया था, देखिए, द फॉलोइंग आर सम डिटेल्स टू बी कलेक्टेड ड्यूरिंग रिकॉग्निशंस। ये कुछ डिटेल है जो रिकॉग्निशंस के समय में हमको कलेक्ट करने होते हैं। ये 4 पॉइंट देखा था हम लोगों ने। 5वां पॉइंट बोलता है कि तो हमें क्या देखना है, सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। सोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्या है? कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिससे हमारा रोड बनने वाला है उसका हमको सोर्स देखना है कि आजू बाजू में, हमारे आसपास में वो सब सोर्स अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगा, मान लो कि दूर जाना पड़ेगा उसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए, तो हमारा कॉस्टिंग बढ़ेगा। तो कॉस्टिंग के हिसाब से हम लोग उसको सोचते हैं, या बनेगा ही नहीं अगर मिलेगा ही नहीं तो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के सोर्स को हम लोग देखते हैं, पता करते हैं कहाँ पे है। वाटर का सोर्स पता करते हैं कि आजू बाजू में पानी कहाँ हमको मिल सकता है। ठीक है, पानी का सोर्स क्या है। फिर लोकेशन ऑफ स्टोन क्वेरीज, जो पत्थर का जो खान होता है उसका लोकेशन ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा मेटल रोड जो हमारा बनता है या किसी भी तरह का रोड बनता है वहाँ पे स्टोन लगता ही लगता है, पत्थर ज़रूरी है रोड में। ठीक है, तो इसीलिए अगर स्टोन क्वेरी जो है नज़दीक होगा तो हमको इजीली भी कोई भी मतलब जो रॉ मटेरियल है, वो जो पत्थर है वो मिल जाएगा, है ना। तो लोकेशन ऑफ स्टोन क्वेरीज हम देखते हैं, वाटर का लोकेशन देखते हैं, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सोर्स जो है, इन सब का सोर्स हम लोग पता करते हैं रिकॉग्निशन सर्वे में कि किस रूट को हम लोग लेंगे तो किस तरीके का ये सब जो सोर्स है वो कितने दूरी पे हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग 5th पॉइंट में हम लोग ये देखते हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, और बाकी का भी जो स्टोन क्वेरीज वगैरह है उन सब का सोर्स ढूंढते हैं। इसके हिसाब से भी हमारा कुछ रूट जो है छट जाता है। मान लो इस रूट पे गए, हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, नहीं, वो रूट नहीं बन सकता, फिजिबल नहीं है,
कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा अगर हमको सब सामान वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा तो, ठीक है। फिर 6th पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, व्हेन अ रोड passes through hilly area, additional data regarding the geological formation is required। जैसे कि अगर कोई रोड है वो अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहा है तो उसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जियोलॉजी मतलब क्या है, जियोलॉजी रिलेटेड है रॉक से, सॉइल से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, ये हमको पता है, इंजीनियरिंग जियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जियोलॉजी हमारा क्या बताता है कि कैसा पत्थर है, कब इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, इसमें क्रैक्स कैसा है, इसमें सीपेज कैसा है, इसका ग्रिप कैसा है, इसका सीपेज कैसा है, ये सब चीज़ हमको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से पता चलता है, ठीक है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से पता चलता है और उससे हम लोग ये देख सकते हैं कि वो जो पत्थर है जिस पे हम रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना फिजिबल है काटने छाटने या स्टेबिलिटी के मामले में, ठीक है। तो ये स्पेशली अगर किसी हिली एरिया से रोड गुजर रहा है तो हमको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का डेटा चाहिए होता है, जैसे कि टाइप ऑफ रॉक, यहाँ देखिए डिप ऑफ स्ट्रेटा, सीपेज फ्लो, ये इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता रहनी चाहिए ताकि हम उस पर ईजिली रोड्स बना सकें, ठीक है। These data are observed to decide the stable and unstable sides of the hill for highway alignment। अब ये सब डेटा क्या है, ये बता सकता है कि हमारा हिल का कौन सा साइड स्टेबल होगा, कौन सा अनस्टेबल होगा। मतलब कि अगर पहाड़ हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग पहाड़ के इस तरफ से भी आ सकते हैं, इस तरफ से भी आ सकते हैं। अगर हमको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पता होगा इसका तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि पहाड़ को किस तरफ से हम लोग को काटना है ताकि वो स्टेबल रहे। पता चला इधर से काटे पहाड़ लैंडस्लाइड होने लगा, है ना, तो वो सब चीज़ें नहीं होगा अगर हमको ये सब चीज़ पता रहेगा। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी देखते हैं, ईज देखते हैं किस तरफ से काटने में हमको ईजी रहेगा पहाड़। तो ये सब चीज़ हमको जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जब हमको उसका जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ईजी होगा हमको रोड बनाने में। तो इस बेसिस पे भी हिली एरियाज के रोड को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस को हम लोग रख के हिली एरियाज का रोड सेलेक्ट करते हैं। अब ये 6 पॉइंट्स हैं, जो 6 डेटा हैं अलग अलग, ये हम लोग रिकॉग्निशन सर्वे में कलेक्ट करते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिकॉग्निशन सर्वे में से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन और ये क्या बोलते हैं रोड्स का छटनी, कि अगर 10 रूट्स है तो उसमें से इन 6 पॉइंट्स का सारा डेटा हम लोग ले लेते हैं, ये जो बोल रहा है 6 पॉइंट्स में, और उसके बेसिस पे हम लोग रोड का सिलेक्शन और छटनी स्टार्ट करते हैं कि ये रोड इस तरीके से छटता है या ये रोड इस चीज़ में अच्छा है तो बेनिफिट होता है। तो इससे हम लोग हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो बोलते हैं हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे, वो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये लिखा है यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल अलाइनमेंट्स ओनली अ फ्यू बेस्ट सूटेड रूट्स आर सिलेक्टेड आफ्टर रिकॉग्निशंस फॉर फर्दर स्टडीज एंड एक्शंस। कह रहा है कि सारे ऑप्शन में कुछ ही जो सबसे अच्छे जो बेस्ट है वो उन रूट्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं रिकॉग्निशंस के बाद में, और उसके ऊपर हम लोग आगे फर्दर एक्शंस के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप रूट्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसको हम लोग कैसे एक के बाद एक छांट रहे हैं। कि 10 ऑप्शन हमको दिखा था, उसमें से हमने 4 रखे या 5 रखे जैसा हमको लगा और बाकी को छाटा। अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेवल, ये एक तरीके के एग्जामिनेशन के जैसा है, इन्वेस्टिगेशन जो है एक तरीके के एग्जामिनेशन के जैसा है। जैसे प्री हो गया, अब मेंस हो गया, तो अब इंटरव्यू हो गया, चलो ग्रुप डिस्कशन, ऐसा ऐसा करके हम लोग इसको क्लासीफाई कर रहे हैं। तो 4 स्टेप है। अब जैसे कि बंदे ने प्री क्वालिफाई कर लिया तो हाँ भैया ठीक है, तो उसने मैप स्टडी से हम लोग निकाल लिए कि हाँ ये 10 है। उसके बाद उसमें मेंस दिया तो अब रिकॉग्निशंस
चलो मेंस में से कुछ लोग छट गए। अब ग्रुप डिस्कशन, तो अब ग्रुप डिस्कशन के जैसा जो है वो हमको पढ़ना है प्रीलिमिनरी सर्वे, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप इन सबको अच्छे से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए और स्टेप्स दिमाग में रखिए। पहला हमको मैप स्टडी, फिर हो गया हमारा रिकॉग्निशन सर्वे, नेक्स्ट प्राइमरी और सबसे लास्ट में फाइनल डिटेलिंग। यही 4 स्टेप में पूरा हाईवे का सर्वे खत्म होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।